हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के 100 एमसीक्यूज। ये इस सीरीज का हमारा तीसरा पार्ट है। यदि आपने अभी तक सेकेंड और फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर से तैयार किए हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन है शक काल पर। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन है जो बौद्ध बन गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है कनिष्क। ये जो कनिष्क था, ये कुषाण वंश का शासक था और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन है अशोक। अशोक ने जो सांची का स्तूप है, सबसे पहले हम बता दें कि सांची का स्तूप ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और इसको अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक जो थे कनिष्क के शासनकाल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसको भेजा किसने था? तो यूनानी राजा था जो सेल्यूकस निकेटर था, उसका ये राजदूत था। और मेगास्थनीज से एक क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है जैन धर्म। जैन धर्म से जो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश में राजा सिंहासन का आरूढ़ हुए? किस वर्ष में? तो इसका राइट ऑप्शन है 78 ईस्वी में कनिष्क है राजा सिंहासन के लिए आरूढ़ हुए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो जेम्स प्रिंसेस जो है 1837 में जो अशोक के शिलालेखों का अर्थ मतलब उसको पढ़ा पहली बार। तो किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। और कब पढ़ा? तो 1837 में पढ़ा शिलालेखों का। अगला प्रश्न, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो इसका राइट ऑप्शन है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है वहां से संगम युग का संबंध है। अगला प्रश्न है हमारा, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है गंधार कला से। जो कुषाण वंश में भारतीय और ग्रीक शैली का जो मिश्रण है वो गंधार कला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो जो मुसरी था, मुसरी वो संगम काल में रोमन का व्यापार केंद्र था। अगला प्रश्न, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो शिलालेख 13। जो शिलालेख 13 है वो कलिंग के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ऑप्शन बी कलिंग के। जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो अशोक और राजा खारवेल के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य पर शासन किया? तो शुंग वंश का। जो शुंग वंश था वो मौर्य वंश के बाद आकर मगध पर अपना शासन किया। यदि हम बात करें शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो तो पुष्यभूति शुंग थे। अगला प्रश्न, गंधार कला किसके अधीन फली फूली? तो इसका राइट ऑप्शन है कुषाण काल। कुषाण काल के अधीन गंधार कला सबसे अधिक उसका प्रचार प्रसार हुआ, अधिक विकसित हुई, ये भी कह सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क था। याद रहेगा, का से कनिष्क तो का से कुषाण वंश। अगला प्रश्न, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका राइट ऑप्शन है उरैयूर। अगला प्रश्न है, किस राजा देश के अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो इसका राइट ऑप्शन है शिला राजा देश 13, जिसमें कलिंग के जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बारे में जो जानकारी देता है शिलालेख।
अगला प्रश्न हमारा, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बुद्ध था प्रकार किया। तो इसका राइट ऑप्शन है धर्म महामात्रों को भेजकर, जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया। यदि हम बता दें कि बौद्ध जो अशोक था वो बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था, और अशोक ने ही बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और इन्होंने अशोक ने अपनी एक बेटी को नेपाल को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और यहाँ से आता है कि बौद्ध धर्म को अपना एक बार में ही अपना लेने वाला संपूर्ण देश कौन है, तो नेपाल। नेपाल ने एक बार में ही पूरे देश ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो इसका राइट ऑप्शन है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। अगला प्रश्न है, और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो इसका राइट ऑप्शन है तक्षशिला में। जब बिंदुसार शासक राजा था तो तक्षशिला में अशांति थी, मतलब कि युद्ध चल रहे थे। अगला प्रश्न है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था। यदि हम बात करें कि सातवाहन का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन का जो शासक था वो संस्थापक वो सिमुक था, और सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो श्रवण बेलगोला में। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, और इन्होंने अपने अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहां पर बिना भूख प्यास सब कुछ त्याग दिए, और इन्होंने संलेखना धारण कर लिया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी कनिष्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो अशोक ने। अशोक जो था वो कलिंग का युद्ध लड़ा। अगला प्रश्न, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद और यूनानी। जो गंधार कला है वो हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है, मतलब कि मिश्रण है। अगला प्रश्न, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे वो सिमुक थे। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो ब्राह्मणी लिपि का। जो अशोक ने अपने शिलालेख बनवाए उसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो पांड्य। जो पांड्य थे वो संगम साहित्य के संरक्षक थे। ये जो संगम साहित्य है, संगम राज्य, ये तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र। जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो जो चरक थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे। अगला प्रश्न, अशोक किस राजवंश के राजा थे? जो अशोक थे वो मौर्य वंश के राजा थे। अगला प्रश्न, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो जो गंधार कला थी वो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, संगम युद्ध का तोलिकपयम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? तो तमिल। अगला प्रश्न, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म महामत। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो महापदम नंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो सत्यमेव जयते, ये अपनाया नहीं गया था। और यहां से बात करें कि जो मौर्य वंश से सांड,
4 शेर और घोड़ा अपना लिए गए थे। और जो सत्यमेव जयते थे, ये मुंडोक उपनिषद से अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन की सबसे प्रसिद्ध राजा थे, उन्होंने एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। तो अगला प्रश्न, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो आंतरिक नीति, जीवन व्रत और विदेशी नीति, इन तीनों की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया? तो घनानंद को कहा गया। अग्रमीज भी कहा गया, जेंड्रमीज भी कहा गया, घनानंद को। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? जो समुद्रगुप्त था, उसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्त युग में से विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? तो इसका राइट ऑप्शन नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को। आयुर्वेद के वेद चिकित्सक का भगवान मानते हैं धन्वंतरी को। ये जो धन्वंतरी थे, ये आयुर्वेद के एक डॉक्टर थे। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो गुप्त वंश से। जो आर्यभट्ट थे और वराह मिहिर थे, तो ये गुप्त वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुनों के द्वारा। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान आया था? तो इसका राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन काल के दौरान जो चीनी यात्री था फायान, वो आया था। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त की जो उपलब्धि थी, वो जो इलाहाबाद में स्तंभ लेख है, उसमें इनकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है, मतलब कि उस पर लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने। जो हरिसेन थे, उन्होंने जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, उसे बनवाया था। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजपथ वंशागत था, सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ये कथन बिल्कुल ही गलत है। और देख लेते हैं कौन से गुप्त वंश में कथन सही थे। उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, न्याय प्रणाली पहले ही अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। सही है। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों की कमी, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? जो श्री गुप्त थे, वो गुप्त युग का प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कालिदास राज कवि थे। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए, कला तथा स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? तो इसका राइट ऑप्शन है आर्यभट्ट था। जो आर्यभट्ट थे,
वो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुप्त संवत को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को पर भारत पर आक्रमण करने से रोका था? जो स्कंदगुप्त थे, उन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोक दिया था। अगला प्रश्न, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की? तो थानेसर से कन्नौज को स्थानांतरित की, जो हर्ष थे। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोना के। जो गुप्त वंश था उसमें सोने के सिक्के को सर्वाधिक जारी किए गए, इसलिए गुप्त वंश को मतलब हाँ, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत का प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? जो गुप्त वंश के सिक्के थे, उन लोगों का प्रेम भी दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका राइट ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके शासन काल में आर्यभट्ट और कालिदास गुप्त वंश के दरबार में थे। अगला प्रश्न, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका राइट ऑप्शन है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट ऑप्शन है कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? तो इसका राइट ऑप्शन है बाणभट्ट। जो बाणभट्ट थे, उन्होंने कादम्बरी नाम का एक नाटक को लिखा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रयाग में। अगला प्रश्न, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है हुएन सांग। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो हर्षचरित की जो रचना है उन्होंने हर्षवर्धन ने नहीं की थी। जो रत्नावली है, नागानंद है, प्रियदर्शिका है, तो इसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख जो था, उसमें सती प्रथा का जो प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ह्वेनसांग हा से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इसका राइट ऑप्शन है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट जो थे, वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। जो धर्मपाल थे, ये पाल वंश के सबसे महान शासक कहलाए। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, वराह मिहिर कौन थे? तो वराह मिहिर जो थे, वो एक खगोलज्ञ शास्त्री थे। अगला प्रश्न, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो तमिलनाडु राज्य से अलवार संतों का आविर्भाव हुआ। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया? तो
518 ईस्वी में चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था। अगला प्रश्न, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में अवस्थित था। अगला प्रश्न, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन है पुलकेशिन जो द्वितीय था, वह हर्षवर्धन का समकालीन था। अगला प्रश्न, गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? जो रुपया का था वो चांदी में जारी किया गया था। यह भी गुप्त काल शासन काल के दौरान चलाया गया था। अगला प्रश्न, रवि कीर्त जो एक जैन थे और इन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर स्थायी योगदान है? तो इसका राइट ऑप्शन है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। चिर स्थायी योगदान था राष्ट्रकूटों का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मेहरौली शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गुप्त काल में अजंता और एलोरा की गुफाएं निर्मित हुई, और अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय पांड्यान साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है तक्षशिला। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुमार गुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो सुंग यून। अगला प्रश्न, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय कब प्राप्त की? तो इसका राइट ऑप्शन है 618 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? तो इसका राइट ऑप्शन है महामेघ वाहन वंश से। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम